डेमोक्रेसी क्या? डेमोक्रेसी असहमतियों के साथ रहने का नाम है। यानी कि आप डिफरेंट आइडियाज मानते हो, मैं डिफरेंट आइडिया मानता हूँ, डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस करता हूँ, बिलीव करता हूँ, नास्तिक हूँ, आस्तिक हूँ, सबको एक साथ रहने का नाम है डेमोक्रेसी। अदरवाइज तानाशाही उसको बोलते हैं। अगर ये नहीं है, इसका मतलब तानाशाही है। कानून का राज डेमोक्रेसी की जान है। इसका मकसद कमजोर को ताकतवर से बचाना है, किसानों को जमींदारों से बचाना है, कामगारों को पूंजीपतियों से बचाना है। और ये दर्शन है। और इस डेमोक्रेसी में चुनकर आया हुआ मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, वो हेट स्पीच करे, जानबूझकर एक समुदाय को टारगेट करे और उसपे देश के हुक्मरान, महामहिम, सुप्रीम कोर्ट वो भी संज्ञान न ले। फ्री वीज बिहार में नहीं है, तमिलनाडु में और बंगाल में है फ्री वीज, बाकी बिहार में नहीं था। 10,000 रुपये बट रहे थे। अभी मामला हेमंत बिश्व शर्मा का है। लगातार आपने देखा होगा छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, किस किस तरह के उनका बयान है। मतलब शर्म आती है एक डेमोक्रेसी में इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात करता। प्रधानमंत्री भी बात करते हैं चुनाव में, मंगलसूत्र, मटन, मुसलमान, ये सब आता है। उत्तर प्रदेश राम राज्य, योगी साहब शमशान कब्रिस्तान, बटोगे तो कटोगे, कपड़ों से पहचान लेता हूं, तमाम तरह की बातें आप देखते हो। क्या वाकई ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारत, या डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ और चल रहा है? अमेरिका में भी देखा, जो ट्रेड लॉ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया 6-3 के बहुमत से। ट्रम्प अपने आप को अमेरिका का मोदी है समझ लीजिए, लेकिन उनको भी वहां पे सीनेट में जवाब देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में किस तरह हुआ सब देखा ही। आज हम बात करेंगे हेट स्पीच पर। शमसुल इस्लाम साहब हैं। हेट स्पीच की जेनेसिस क्या है? मैं अभी टीवी डिबेट सुन रहा था, मेरे दोस्त, उन्होंने कहा कि पहले हेट पब्लिकेशन हुआ। उन्हें एक लाइन जोड़ा उसमें कि पहले हेट ऑर्गेनाइजेशन बना, तब पब्लिकेशन आया, फिर हेट स्पीच हुआ, और डिजिटल हेट, मतलब गोली चलाते हुए हेमंत बिश्व शर्मा, डिजिटल हेट, यहाँ तक ये पूरी यात्रा है 100 साल में। शमसुल साहब हमारे साथ हैं, चलते हैं चर्चा इस पे करते हैं। स्वागत है सर। जय भीम। जी, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। डॉक्टर रतन लाल, बहुत दुख के साथ और बहुत ही चिंता के साथ आज ये मानना पड़ेगा कि ये देश अब मुसलमानों के लिए आउट ऑफ बाउंड होता जा रहा है। ये आउट ऑफ बाउंड क्या है, ये आपने देखा होगा कि जब आप किसी इलाके में, खासतौर पर जो कैंट होता है, मिलिट्री कैंट होता है, तो उसमें ये लिखा रहता है कि ये सिविलियंस के लिए आउट ऑफ बाउंड है। आउट ऑफ बाउंड है यानी आप वहां नहीं जा सकते हैं, प्रवेश वर्जित है। प्रवेश वर्जित है। आपका वहां जाना वर्जित है, आपका वहां रहना वर्जित है। और ये मुसलमानों के लिए पूरे तौर पर देश आउट ऑफ बाउंड हो जा रहा है। और उसकी अगर कुछ मिसालें पिछले 10 दिन की मैं आपको दूं, मैं जो माइनॉरिटीज और बहुजनों पर जो अत्याचार होता है, उसमें जो भी 7-8 अखबारों से जो भी रहता है, उसको बहुत सालों से जमा करता हूँ। ये जो आप ये देखिए कि ये पिछले 10 दिन में एक 17 फरवरी को एक गांव है जालना डिस्ट्रिक्ट में, तालेगांव, वहां एक हैसियत वाले मुसलमान के घर में शादी थी। तो उसमें क्या होता है कि वलीमा होता है, मुसलमानों की शादी में लड़के की शादी होती है, वलीमा होता है। तो वलीमा यानी रिसेप्शन कहते हैं लड़के वालों की तरफ से। तो उसमें अपना जो है, अपने घर में जो अपने मवेशी होते हैं, बकरे होते हैं, उसको काटते हैं। यहाँ गाय वाय का कोई मसला नहीं था, भैंस का मसला नहीं था, उन्होंने बकरे काटे। तो बकरे काटने पर पूरे परिवार को गिरफ्तार किया गया। वो अभी जो शादी थी 17 फरवरी को, अभी सारे लोग जेल के अंदर। उसके बाद
हमें याद होगा ये बात थोड़े दिन पहले की है, फरीदाबाद की। वहां पर भी एक मुसलमान अमीर किसान थे, उन्होंने अपने घर में जो उनके उनके जो बकरियां थी वो काटी थी, वो शादी के मौके पर सारा परिवार जेल में था। अच्छा, एक ये सवाल उठाया जा सकता है कि भाई आप ये कोई एक चिन्हित जगह हो, एक तयशुदा सरकारी तौर पर स्टेट की तरफ से दी गई जगह हो, तो उसमें आप काट ले, लेकिन वो तो है नहीं। आप इस बात को जानते हैं कि इस देश के अंदर बहुत सारी जगह जहां ये मीट को लेकर के ये नहीं बिकेगा, ये किस लिए नहीं बिकेगा, क्योंकि ये सरकारी स्लॉटर हाउस से नहीं आया है। सरकारी स्लॉटर हाउस में दिल्ली और उसके आसपास के जो बड़े शहर हैं उसका मैं आपको बताना चाहता हूं कि 50-50 साल से ये मांग की जा रही है, फैसले हुए हैं कि यहाँ पर स्लॉटर हाउस बनाया जाएगा, लेकिन वो हिंदुत्ववादी ताकतों, हिंदुत्ववादी संगठनों के दबाव में बनाया नहीं जाता है। वो जो भी जगह तय होती है वहां जो डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो जाता है। ये और बात है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मीट इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, सबसे ज्यादा मतलब तीसरे नंबर पर है। और वो सारे के सारे कारखाने जो हैं, जो 10 कारखाने हैं उसमें दो को छोड़कर सारे हिंदुओं के हैं। लेकिन अगर वो मीट बेचने के लिए, जहां पर मुसलमान कुरैशी और हिंदू जो हैं, हिंदू जो मीट का काम करते हैं, खटीक जिनको कहते हैं, अगर उनके लिए होगा तो फौरन आप उसकी इजाजत नहीं देते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए। तो ये मामला जो है कि भाई उन्होंने घर में क्यों काटा, घर में इसलिए काटा क्योंकि कोई जगह नहीं आपने बताई कि जहां पर जाकर आप कटवा ले, ऐसी जगह नहीं है। उसके बाद दूसरा बात देखिए कि यहाँ हरियाणा के अंदर 9 फरवरी को एक लड़का है, 18 साल का लड़का है, उसको गिरफ्तार किया गया था कि वो राम मंदिर पर हमला करना चाह रहा था। कोई सबूत नहीं दिया गया है, कुछ नहीं किया गया है, लेकिन उसको हरियाणा के एक जेल के अंदर 9 फरवरी को एक गैंगस्टर है अरुण चौधरी, जो जेल में रखा गया था जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसको पता नहीं कैसे 15-20 दिन पहले उसको यहाँ ले आया गया कत्ल से पहले, और उसने कह के कि ये राम मंदिर पर हमला करना चाह रहा था। उसके अंदर 200 जो मौजूद थे उस जेल में रहने वाले जो लोग थे, उनकी मौजूदगी में उसका कत्ल किया उन्होंने। आप बस ये है कि वो मुसलमान है, उस पर कोई इल्जाम लगा हुआ है तो आपने उसको मारा। उसके बाद ये कितने दिन पहले की बात है, ये फरवरी 17 को, आज 22 है, फरवरी 17 को महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों को, क्योंकि वो ये माना गया था कि ज्यादा ओबीसी हैं, तो ओबीसी के कोटे में से उनको जो 5% कोटा था नौकरियों के अंदर, एजुकेशन के अंदर, वो वापस लिया गया। और चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा था तो हम इसको नहीं होने देंगे। उसके बाद आप ये देखिए, कल की घटना है, कल या परसों का उत्तराखंड तो लगातार, यानी इस वक्त सबसे बड़ी लेबोरेटरी है मुसलमानों के सफाई की। ये जो उत्तराखंड के अंदर ज्योतिर्मठ एक जगह है, तो वहां पर क्या था कि 85 साल से जो मुसलमान हैं उनको वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल है, जो वहां की कमेटी है, उसका जो हॉल है, वो मुसलमानों को रमजान के दौरान जुमे की नमाज के लिए दे दिया जाता था। तो इस बार भी वो नमाज पढ़ने गए, लेकिन उसके बाद वो जो वायरल हुआ कि इन्होंने वहां नमाज पढ़ी है म्युनिसिपल हॉल के अंदर, तो उसके बाद पूरे लोगों ने जिस तरह से हमला किया, ये सब किया। और उसके बाद फिर जो है उत्तराखंड की सरकार, नेचुरल है कोई भाग गई नहीं, तो परमिशन नहीं था, गैर जरूरी तौर पर इन्होंने किया। उससे पहले हम दीपक का मामला जानते ही हैं किस तरह से उत्तराखंड। तो मैं अगर इसको गिनवाता चला जाऊंगा तो यानी कम से कम पिछले 10 दिन की 100 उदाहरण हैं। लेकिन हम जो है मसले को चिन्हित कर क्यों हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद डॉक्टर रतनलाल में जो हमारे साथी बहुजन साथी इसको देखते हैं, वो एक किताब देखें जो अभी फ्रेंच में आई है, लेकिन उसका अंग्रेजी जो है वो द प्रेस ने छापा है। ये वैलेंटीन हेनॉल्ट एक जर्नलिस्ट हैं, फ्रांस के नौजवान जर्नलिस्ट हैं। ये साइंस के आदमी हैं, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की जो इंसानियत के खिलाफ, जो खासतौर पे कालों के साथ, जो दलितों के साथ, जो बहुजनों के साथ होता है, जो माइनॉरिटी के साथ होता है। तो इनको ये पता लगा था कि बिहार और गोरखपुर के अंदर
बहुत जो बहुजन है उनके साथ बहुत अत्याचार किया जाता है। और ये भारत आ गए 2023 के अंदर। भारत आकर अच्छा 2023 में वो चले गए एक कैमरा लेकर, चले गए बिहार के गांव में घूमते रहे। वहां से वो जो दलित संगठनों के साथ मिलते रहे, उनके प्रदर्शनों के अंदर हिस्सा लेते रहे। बिजनेस यानी वो बाकायदा एक बिजनेस वीजा पर आए थे, और बिजनेस वीजा का मतलब ये था कि वो कुछ फिल्म करने आए हैं, तो वो फिल्म करने के लिए करते रहे, उसमें हिस्सेदारी करते, शामिल होते थे जो बहुजन जो प्रोटेस्ट होते थे। और गोरखपुर आए। गोरखपुर में पुलिस ने देखा कि ये गोरा आदमी क्या कर रहा है, उनको गिरफ्तार कर लिया। और उनको गिरफ्तार करने के बाद वो उनकी किताब आई है दिल दहला देने वाली, मतलब आप परेशान हो जाएंगे उसको पढ़कर। और वो किताब जो है उन्होंने बताया है कि गोरखपुर जेल जो है वो मुसलमानों और बहुजन जो वहां कैदी थे उनके लिए वो नरक था, उनके लिए वो नरक था। ऊंची जाति के जो हिंदू जो जेल के अंदर थे उनको सबसे बढ़िया जगह दी गई थी, उनको सबसे आरामदेह जगह दी गई थी। जो बहुजन थे उनको जो वहां के पाखाने थे, जो लेबोरेटरीज थी, उसके साथ में जगह दी गई थी। और मुसलमानों को एक डरबे की तरह से एक अलग वार्ड के अंदर उनको रखा गया था। ये किताब, ये देश कितना बड़ा प्रजातंत्र है, इस किताब का फौरी तौर पर हिंदी अनुवाद होना चाहिए। रतन लाल जी, आप इस बात की कोशिश करें। अच्छा, आप लेख जो छपा है वो भेजिए सर, मैं मंगवाता हूँ। जी। अच्छा, वो रेफरेंस मुझे भेजिए सर। अब सवाल ये है कि ये कुछ पागल है जो ये कर रहे हैं, ये सरफिरे हैं। ये सरफिरे नहीं है, ये बाकायदा एक प्लान के तहत हो रहा है। और उसके लिए मैं सलाम करूंगा, सैल्यूट करूंगा एक बहुत मशहूर दुनिया के, आज भी हयात हैं, आज भी जिंदा हैं, डॉक्टर ग्रेगोरी स्टैंटन। डॉक्टर ग्रेगोरी स्टैंटन दुनिया के अंदर एक ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाले, अमेरिका में रहते हैं, बहुत महान रिसर्चर, बहुत महान व्यक्ति हैं। बहुत परेशानियां, बहुत हमले झेले हैं अमेरिका में उन्होंने। और वो एक जेनोसाइड वॉच, नरसंहार के प्रहरी का एक संगठन चलाते हैं। इन्होंने 1996 के अंदर, यानी ये कोई ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने इस पर काम नहीं किया है। 1996 के अंदर उन्होंने बताया कि भारत जो है एक जनसंहार की एक प्रक्रिया से गुजर रहा है। और वो जनसंहार किनका हो रहा है? मुसलमानों का हो रहा है। उन्होंने उसकी 10 स्टेजेस बताई, और ये मैं स्टेजेस आपके सामने रखता हूं। और आखिरी स्टेज चल रही है अभी, ये जो है देखिए। और मुझे लगता है कि यही स्टेजेस बहुजनों के साथ भी किया गया है। जनसंहार चाहे माइनॉरिटीज का हो और चाहे बहुजनों का हो, भारत के अंदर अंतर नहीं है। मैं जो 26 तारीख को जिस चर्चा में हिस्सा लेने जा रहा हूं प्रेस क्लब की, वो मैं चाहूंगा कि आप उसका पोस्टर, आप उसका जो इनविटेशन है वो जरूर दिखा दें। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मुसलमान जो किसी तरह से भी किसी भी कंपटीशन में नहीं है, चाहे नौकरी हो, चाहे बैंक लोन हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे स्कूल एजुकेशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, नौकरियां हो, प्राइवेट नौकरियां हो, प्राइवेट धंधे हो, वो किसी भी कंपटीशन में नहीं है। क्यों सबसे नफरत उनके साथ की जाती है? क्योंकि मुसलमानों को जो है मलेच्छ माना जाता है, उनको बहुजनों से भी नीचे दर्जे का माना जाता है। और ये जो एक बहुत झूठ फैलाया जाता है कि ये हिंदू थे जो जिससे मुसलमान हुए इसलिए इनसे गुस्सा है, ये बिल्कुल झूठ है। हिंदू तो ये मुसलमान, क्योंकि ये बहुत गरीब और जिनको हम नीची जातियों का कहते हैं वहां से आते थे, तो उनको हिंदू धर्म के अंदर तो लिया ही नहीं जा सकता था। असल में ये सारे बौद्ध थे। मैं इसको बताना चाहता हूं, और आज फिर इसको दोहरा रहा हूं कि मुसलमान जिस इलाके में सबसे ज्यादा पाए गए, जहां पर मुसलमान आज भी सबसे ज्यादा है, वो पूरे के पूरे बौद्ध धर्म के सेंटर थे। चाहे पूरब इंडिया का पूरब हो, बंगाल, बिहार, उसके बाद आप कश्मीर के अंदर तो फ्रंट लाइन का जो नया अंक है उसके अंदर कश्मीर के अंदर जो सारा का सारा बौद्ध सारे अवशेष मिल रहे हैं, पूरे के पूरे शहर खोदे जा रहे हैं। और उसके बाद पूरे बौद्ध कुषाण के जो पूरे उस जमाने के जो थे वो भी मुसलमान हुआ। उसके बाद आप ये देखिए कि जो सारा वेस्ट है, जो पंजाब है, उसके बाद अफगानिस्तान है, ये सब, इसके बारे में तो
मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे जो खान साहब थे, अब खान अब्दुल गफ्फार खान, उनकी जीवनी हमने पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे हमारे जो पूर्वज हैं वो सारे बुद्धिस्ट थे। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बामियान के बुद्धा के स्टैचू बनाए थे। तो इसको बाबा इसको साहब आप का एक पूरा समझिए बाबा साहब का एक जी पूरा भाषण है कि पूरा जी अफगानिस्तान बौद्ध धर्मी देश था। जी। किसका है ये? बाबा साहब बाबा साहब का। बाबा भाई बाबा साहब का है। और खान अब्दुल धर्मांतरण गफ्फार वाली खान क्यों किताब, कहते हैं? धर्मांतरण वाली किताब में देखिएगा एक चैप्टर वो है कि पूरा अफगानिस्तान बौद्ध धर्मीय था। अच्छा, मैं इसको देखता हूँ, अभी देखता हूँ। इसके बाद, बातचीत के बाद मेरी जी निगाह से जी रह जी गया वो, मेरी निगाह से रह गया। जी तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हिंदू जो ब्राह्मणिज्म है वो बुद्धिज्म को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। और इसकी मैं कितनी कितनी बार उदाहरण दे चुका हूं कि जो सावरकर की किताब है 1923 की लिखी हुई हिंदुत्व, और गोलवलकर की 1939 की वी आर अवर नेशन डिफाइन, दोनों किताब मुसलमानों को देश से बाहर कर देते हैं, ईसाइयों को देश के बाहर कर देते हैं। लेकिन दोनों किताबों का जो थ्रस्ट है, जो पूरा जोर है, वो इस बात को लेकर है कि हिंदू धर्म का विनाश हुआ, यानी ब्राह्मणिज्म का विनाश हुआ, क्योंकि बुद्धिज्म ने आकर जातिवाद को खत्म कर दिया। उन दोनों किताबों का अगर आप निचोड़ निकालेंगे तो वो यही है। यानी आप कितने सबूत हैं कि बंगाल के अंदर, ये पूरा जो बंगाल का इलाका है जहां मुसलमान, आसाम बड़ी अच्छी खासी तादाद के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर बड़ी अच्छी तादाद के अंदर है, जो एक ही था, उसके अंदर मुसलमानों को नेरा कहते हैं। नेरा, नेरा का मतलब होता है गंजे, यानी उनको अपमानित तौर पर करते हैं, जो वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए करते थे। बुद्धिस्ट भिक्षुओं के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते थे नीरा, वो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो। और आपने अगर मुसलमानों से कितनी नफरत की जाती है वो तो आप जदुना सरकार हो या अपना दूसरे लोग हैं उनकी किताबों से भी आपको पता लग जाता है। तो बात यह है कि ये जेनोसाइड जो हो रहा है, इसकी जो 10 स्टेजेस बताई हैं, मैं उस पर आना चाहता हूं। सबसे पहला स्टेज है कि हम ये कहें, ये डॉक्टर स्टैंटन का, कि सबसे पहला है कि हम एक नहीं है, हम हैं और वो है। सबसे पहली स्टेज ये शुरू होती है। और उसका मैं ऐतिहासिक तौर पर आपको ये बताऊंगा कि ये 19वीं शताब्दी के आखिर के अंदर ये हिंदू राष्ट्रवादियों ने, हिंदू ऊंची जाति के लोगों ने बंगाल के अंदर शुरू कर दिया था। नाभा गोपाल मित्र, उसके बाद राजनारायण बसु जो नाना थे अरविंदो घोष के, और खुद बंकिम चंद्र चैटर्जी ने, कि मलेच्छ है और यहां पर आर्यंस है, ये आर्यंस का देश है, ये मलेच्छों का देश नहीं है। उसके बाद दूसरा चरण आता है कि जो ये हमसे अलग है, ये वे जो है दूसरे जो लोग हैं ये विदेशी हैं, ये यहाँ के नहीं है, ये बाहर से आए हैं। ये बाहर से आने का आप ये देखेंगे, इसका पूरे व्याख्या होती है, सावरकर की किताब में इसकी व्याख्या होती है, गोलवलकर की किताब में इसकी व्याख्या करते हैं बंकिम चंद्र चैटर्जी, इसकी व्याख्या करते हैं भाई परमानंद 1905-6 के अंदर, यहां तक कि लाला हरदयाल तक इसकी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये विदेशी हैं। और उसके बाद अगला तीसरा चरण आता है कि इनको, ये क्योंकि विदेशी हैं, इनको बाहर किया जाए, और इनको जो आप बाहर करेंगे और जब तक ये यहां रहेंगे उनका कोई नागरिक मानव अधिकार या नागरिक अधिकार नहीं होगा, कानूनी रूप से उनको एक समान ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये तो सीधा का सीधा गोलवलकर की किताब वी आर अवर नेशन डिफाइन का तर्क है। उनका ये कहना है जिस तरह से जर्मनी ने यहूदियों को पूरे सारे अधिकारों से वंचित कर कर उनका खात्मा किया, हमने इस देश में मुसलमानों के साथ वही करना है। ये किताब बिकती है, ये किताब पढ़ी जाती है, इस किताब को कभी अंग्रेजों ने भी बैन नहीं किया। चौथा है कि जब ये प्रोपेगेंडा फैलाकर इसको नीचे जमीन पर जो होते हैं हत्यारे, उनको प्रेरित किया जाता है, हिंदुत्ववादियों को प्रेरित किया जाता है। और आप देखते हैं कि ये स्टेज हमारी आ चुकी है कि आप किस तरह से मारते हैं, आपने किस तरह से आप माइनॉरिटी को, स्पेशली मुसलमानों को, कैसे उनको ये कह के बलात्कारी होते हैं, ये 4 शादियां करते हैं, ये बहुत जालिम होते हैं, ये कट्टर होते हैं, उसको करके उनको कैसे कैसे मारा जाता है। तो ये
लोगों के बीच में इस बीमारी को फैला दिया जाता है। इनको आप कैंसर बताते हैं और ये बदतर होते हैं, इनसे गिरा हुआ कोई नहीं होता है। पांचवा चरण होता है कि हमने इनके खात्मे के लिए संगठन करना होता है। आप देखेंगे 1925 में जो आरएसएस बन रही है, उसका सीधा नारा क्या है? हेडगेवार क्यों कांग्रेस को छोड़कर आते हैं? हेडगेवार कांग्रेस को छोड़कर आते हैं कि ये मुसलमानों को साथ लेकर एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मुसलमान जो है मलेच्छ हैं, इनको हमको साथ नहीं रखना है। ये नाग हैं, ये नाग हैं, इनका हमने सर कुचलना है। ये और बात है कि हिंदू धर्म के अंदर नाग की पूजा भी होती है, पर इन मुसलमान नागों का आपने सर कुचलना है और उसके लिए हमने संगठन बनाना है। और ये संगठन जो है, बदकिस्मती से ये आरएसएस के लफंगे गुंडे ही नहीं कर रहे हैं, ये बलात्कारी ही नहीं कर रहे हैं, इसमें बदकिस्मती से भारत का राज्य भी शामिल हो गया है। इसमें बदकिस्मती से पूरे तौर पर शामिल है, इसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है और बहुत सारी जगह आर्मी का भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, वो उसमें हम अभी फिलहाल नहीं जा रहे हैं। उसके बाद छठा चरण आता है कि वो जिनका आपने कत्ल किया, जिनको मारना है, जिनकी जमीनों को आप हथिया रहे हैं, वो जायज काम है। वो रामचंद्र जी चाहते थे, वो कृष्ण जी चाहते थे, वो हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपने लार्ज स्केल पर जनसंहार के लिए आपने तैयारी करनी होती है। और आज आप ये देखिए कि आज सारे देश के अंदर सकल हिंदू समाज की जो है हिंदू रैलियां हो रही हैं, छोटे छोटे इलाकों के अंदर हिंदू रैलियां हो रही हैं। और किससे लड़ाई लड़नी है? ट्रम्प से लड़ाई लड़नी है नहीं, महंगाई से लड़ाई लड़नी है नहीं, यूनिवर्सिटी में शिक्षा के लिए लड़ाई लड़नी है नहीं, मुसलमानों से लड़ाई लड़नी है। और ये मुसलमान कौन है? ये कमेरे हैं, ये सामाजिक आर्थिक पायदान पर सबसे नीचे हैं, पॉलिटिकल पायदान पर सबसे नीचे हैं। एक ऐसे समय में जब मोदी के मंत्रिमंडल में कोई मुसलमान मंत्री नहीं होता है, उनका कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, उस वक्त में मुसलमानों से बदला लेना है। अच्छा, इन गरीब मुसलमानों से बदला लेना है, लेकिन अरब के जो राजा हैं उनसे मोदी जी को सबसे बड़ा देश का अपना सम्मान भी लेना है। सारे मुसलमान नाम के जो राजा हैं उनसे सबसे लिया है। अभी गए थे ये मलेशिया को ये बोलते हैं कि वहां पर उन्होंने एक मुसलमान आतंकवादी को पनाह दी हुई है। उसका नाम कौन है? वो जो पटेल साहब है, एक डॉक्टर साहब हैं गुजरात से, तो गुजरात महाराष्ट्र से, क्या नाम है उनका? चलिए, सुनने वालों को समझ में आ जाएगा जी। तो डॉक्टर साहब हैं, वो वहां मिलकर आए हैं, कहा कि मैं तो बचपन से मलेशिया से प्यार करता हूं। मैं तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वो बचपन में वहां गए थे चाइल्ड लेबर के तौर पर, लेकिन वो मलेशिया होकर आ रहा है। और मलेशिया जाकर उन्होंने वो डॉक्टर साहब का उसको यहां भेजा जाए भारत के अंदर, इस तरह की कोई मांग नहीं की, जबकि आरएसएस के संगठन सुबह से शाम तक ये करते रहते हैं। उसके बाद वो किया जाता है जो किया जा रहा है अब, यानी हमने उनको खदेड़ना है, हमने उनको उनकी जमीनों से बाहर करना है। और हालत ये है कि ये जो उत्तराखंड का भी मामला हुआ है नमाज पढ़ने का, मजे की बात यह है कि वहां पर सरकार ने ये कहा कि मुसलमान अपने घरों में नमाज पढ़ सकते हैं, घरों में नमाज पढ़नी चाहिए। और यूपी के अंदर घर में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर आप गिरफ्तार कर ले रहे हैं। यानी मुसलमान जो उनके रोज के 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, उसको पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है। घर के अंदर पढ़े तो उन्होंने अपने घर को मस्जिद बना लिया, गिरफ्तार होगी। बाहर पढ़े तो उसके लिए सीधा गिरफ्तारी होगी। और गिरफ्तारी ये नहीं होगी कि उन्होंने एक रास्ता रोका या क्या, उन्होंने धार्मिक हिंसा भड़काई। अगर वो कहेंगे आई लव मोहम्मद, जो उनके प्रॉफिट हैं, मुसलमानों के प्रॉफिट हैं, वो अगर आई लव मोहम्मद कहेंगे तो उनका बुलडोजर चलेगा उस इलाके के अंदर, ये सब होगा। और 9वां चरण है जो अभी फिलहाल चल रहा है, वो है सफाया। उनका सफाया करना है। और अगला चरण ये आएगा कि आप जिस तरह से इजराइल पूरे हमारे गजा के अंदर और दूसरी जगह पर वेस्ट बैंक के अंदर फिलिस्तीनियों का सफाया करने के बाद बोलता है कि नहीं, वो तो हमने कुछ किया ही नहीं, हम जेनोसाइड तो हमने किया ही नहीं है। तो ये स्टेज आने वाली है। अगर हम सब लोग इंतजार करते रहेंगे
और सबको अलग अलग पिटते रहेंगे, पिटने देते रहेंगे, तो इनको वो भी होगा कि ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो शुद्धि और इस देश को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए बहुत जरूरी था। तो रास्ता क्या है डॉक्टर रतनलाल? रास्ता ये है कि इस देश के सारे बहुजन, सारे हिंदू, मुसलमान, सिख बहुजन, जो बाबा साहब ने अपनी पाकिस्तान नील किताब में कहा भी था, सारे बहुजन एक साथ हो जाएं और जो इस्लामी ब्राह्मणवाद है, जो इस्लामी ऊंची जाति की पॉलिटिक्स है, जो हिंदू धर्म की ऊंची जाति की पॉलिटिक्स है, जो सिख धर्म की ऊंची जाति की पॉलिटिक्स है, जो ईसाई धर्म की ऊंची जाति की पॉलिटिक्स है, उसके खिलाफ एक कॉमन मोर्चा बनाए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डेट याद कर लीजिए दोस्तों, 26 तारीख को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में, रेल भवन के पास 3 बजे जी, 3 बजे एक चर्चा है इस विषय पर, और मैं उसमें शामिल रहूंगा। चर्चा में मैं सुनने आऊंगा, और स्पीकर नाम सुन लीजिए। दिल्ली आसपास हो चाहे कहीं भी हो, आपकी इच्छा है तो आप जरूर आए वहां पर, और इस पर चर्चा जरूर सुने। पूरे फैक्ट फिगर के साथ, डेटा के साथ चर्चा होगी। हर्ष मंदर रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं। अपूर्वानंद जी पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। शाहरुख आलम एडवोकेट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। अशोक पांडा सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और शमसूल इस्लाम साहब रहेंगे वहां पर। तो आप अगर सुनना चाहते हैं तो 3 बजे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, रेल भवन के पास, रेल भवन के सामने आप आए, और कृषि भवन के एकदम सामने आप आए, हम मिलेंगे वहां पर। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।